अभी वॉक करके जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं बाहर की तरफ। मेरा जो एचआर है ना, वो खुद ही मेरे को पिक करने के लिए आ रहा है। तो जाता हूँ फ़िलहाल, बस स्टेशन में आने बोला मेरे को। ठीक है। कौन से को डॉक्यूमेंट रखने हैं आपको मस्ट वाले, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। बट अगर आपका वीज़ा किसी दूसरे कंट्री से लग के आया है, जैसे होता है कि कोई बंदा सऊदी में काम करता था या किसी गल्फ कंट्री में काम करता था, जैसे मैं गल्फ में यूएई में काम करता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो के टाइटल से आपने समझ गए होंगे कि ये किस बारे जो वीडियो है, किस टॉपिक के बारे में वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। अगर आप भी इंडिया से यूरोप आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी दे सकूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि आपको टिकट से लेके इमिग्रेशन, और यहाँ जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ सिम कार्ड कैसे लेंगे और कैसे अपने रूम जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो रहेगा यूरोप कंट्री का। तो जितनी मेरे पास जानकारी है, मेरे पास रहेगी फ्यूचर में, वो हमेशा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो बने रहें दोस्तों। जब भी आप टिकट बुक करें, आप एक बात का ध्यान रखें, वो ये है कि कभी भी आपको टिकट ऑपरेटेड बाय थर्ड एयरलाइंस का नहीं लेना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आपने पैसे तो पूरे दिए, और जब पैसे पूरे दिए और आपने टिकट किसका लिया, आपने प्लानिंग किया था मैं कतर एयरवेज से फ्लाई करूँगा, मैं एमिरेट से फ्लाई करूँगा ना, या कोई बड़ी एयरलाइन से, एतिहाद से फ्लाई करूँगा। बट हुआ क्या कि आपने जब टिकट बुक किया, टिकट बुक करने के टाइम में आपने ये चेक नहीं किया कि ऑपरेटेड बाई इस एयरलाइन का है। तो इसका ये मतलब होता है कि आप एमिरेट्स और एतिहाद में नहीं जाएंगे। आपका लोगो पूरा बड़ा से लिखा होगा उस एयरलाइंस का, बट क्या होता है कि साइड में जो ऑपरेटेड बाई होगा आप उससे ही जाएंगे। इसका ये मतलब होता है जो फाइनल डेस्टिनेशन आप जा रहे हैं, वहाँ पे जो एक स्टॉप, जैसे कि अगर आप कतर से जो है कि ज़ग्रेब आ रहे हैं, तो उस टाइम खाली आप उस एयरलाइन से, जिस एयरलाइन का आपने टिकट बुक किया, उससे आएंगे। इसके अलावा जो पहले की एयरलाइन से रहेगी, वो आप ऑपरेटेड बाई से आएंगे, या तो विस्तारा या इंडिगो या एयर इंडिया हो, इस तरीके से। तो अगर आपको फुल फैसिलिटी चाहिए और 200-300-500 रुपये के आप मुंह नहीं देखते, तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि ऑपरेटेड बाई से नहीं आना है। तो जैसे ही आपने अपनी फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको पता है कि आपको बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास आपने लिया। बोर्डिंग के टाइम में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए और आपका वीज़ा दिखाइए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसका आपको जवाब देना बेसिक तरीके से, कोई घबराहट वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये काम हो गया आपका। आप गए आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। जैसे ही आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाते हो, आपका नंबर आता है, आप अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके जाए। ऐसा उसके बाद वो चेक करेंगे पासपोर्ट का, आपका वीज़ा को चेक करेंगे और आपसे 2-3 सवाल ज़रूर पूछेंगे। पहले क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे कि आप क्या पर्पज़ से जा रहे हैं। उनको पता होता है कि डी टाइप वीज़ा में जा रहा है, मगर फिर भी ये पूछ लेते हैं कि आप क्या पर्पज़ से जा रहे हैं। सर, अब मैं काम करने आ रहा हूँ। क्या काम करते हो, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपको उसका आंसर भी आराम से देना, क्योंकि आप आपको अगर पूछेगा कोई कि आपने क्या काम से जा रहे हो, तो आप तो काम ही करने जा रहे हो बेसिकली। आपको यही बताना कि मैं काम करने आ रहा हूँ। क्या काम करते हो? सर, मैं ये वाला काम करता हूँ। इतनी सी बात है बस। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा आपका वर्क परमिट दिखाए और कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। तो आपको फाइल ऐसे रखनी है, इस फाइल में आराम से हर डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, कौन से को डॉक्यूमेंट रखने हैं आपको मस्ट वाले, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। बट आपको ऐसा फाइल ओपन करना, आपने वर्क परमिट शो कर, सर ये मेरा वर्क परमिट है, ये मेरा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपसे और कुछ सवाल ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो आपसे ये पूछेंगे, सर आपने कितने पैसे जो है कि आपके पास है, ये पूछ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं है और बिना पैसे के जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से कम 400 से 500 यूरो अपने हाथ में रखना है बैकअप के लिए। तो फिर ये वाला क्लियर हो गया, पैसे का क्लियर हो गया कि आपको 400-500 यूरो रखने हैं। 400-500 यूरो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको रखने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आप मेन सिटी जा रहे हैं, जैसे कि मैं क्रोशिया के ज़ग्रेब में आया था, और मेरा जो अकोमोडेशन है वो क्रोशिया के बहुत ही, मतलब ज़ग्रेब एयरपोर्ट के बहुत ही पास में है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 30 यूरो खर्च भी करता हूँ मैक्सिमम, तो मैं यहाँ आराम से पहुँच सकता हूँ। अगर बट अगर आप क्रोशिया में, अगर आप दूसरी सिटी में, ओसीजेक या दूसरा कोई जो इसका सिटीज़ है, अगर आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको वहाँ जाने के लिए आपको कुछ पैसे ज़रूरत, मतलब ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, मतलब $40 यूरो हो या 50 यूरो हो। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा लेके चले, तो वो आपके बैकअप के लिए रहेगा। और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है आपको कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो 1-2 दिन के बाद में 200 या 250 यूरो आपको पकड़ा देती है। बट आप उनके भरोसे नहीं रही, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे ख्याल से रूल्स में ऐसा है नहीं, है कि यहाँ पैसे नहीं देते हैं, और अच्छी कंपनी होती है वो पैसे देते हैं। पैसे की इंक्वायरी कर लेंगे आपसे, वर्क परमिट चेक कर लेंगे आपसे, 2-3 चीज़ें चेक कर लेंगे। उससे पहले एक और बात बता दूँ आपको मैं, वीज़ा इंडिया से लगा है तो आपको इस रिलेटेड में सवाल पूछा जाएगा।
बट अगर आपका वीज़ा किसी दूसरे कंट्री से लग के आया है, जैसे होता है कि कोई बंदा सऊदी में काम करता था या किसी गल्फ़ कंट्री में काम करता था, जैसे मैं गल्फ़ में यूएई में काम करता था, मेरा वीज़ा प्रोसेस वगैरह पूरा मेरा यूएई से हुआ है, तो इसीलिए वो लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ कुछ जो जो ऑफिसर होते हैं वो नए होते हैं, उनको पूरा पता नहीं होता है, इसीलिए वो ज़्यादा सवाल करते हैं कि आप यूएई से वीज़ा लिया, आप इंडिया से क्यों फ्लाई कर रहे हो। तो आप सिंपली कहना, सर मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलने आया था, मैंने वहाँ सब कुछ कैंसिल कर दिया। आपके पास अगर अगर आप गल्फ से हो तो आप याद रखें कि अपना जो कितना कैंसिलेशन पेपर वगैरह है, आपका एमिरेट्स आईडी है, आपका वीज़ा है, वो सारे जीरोक्स करके एकदम अब पूरा ऐसे फाइल बना के देख रहे हैं, इतनी सारी कॉपीज देख रहे हो, इस तरह से लेके आना है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके कैरी करना आपको इमिग्रेशन काउंटर के लिए, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो ये रहेगा कि आपको अपना टिकट साथ रखना है। ये देखो ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर बोर्डिंग पास मिल जाता है, मगर फिर भी आप रखें आपकी सेफ्टी के लिए। देखिए आपने टिकट रख लिया, इसके बाद अगर आप गल्फ कंट्री से है, ठीक है, या कहीं से भी आपको पुलिस क्लियरेंस ज़रूर मांगता है, ये पुलिस क्लियरेंस आपको रखना ही रखना है। उसके बाद फिर आपको जब पुलिस क्लियरेंस हो जाएगा तो आपको आपका अकोमोडेशन जो होता है वो अपने पास में रखना है, अकोमोडेशन लेटर, इस तरह से अकोमोडेशन लेटर होता है। इसके बाद फिर आपको रखना है इंश्योरेंस, क्योंकि कम से कम मैंने 6 महीने का इंश्योरेंस करवाया था, और कोई एक साल का करवाता है, तो आप 6 महीने का 1 साल का इंश्योरेंस करवा लें, ठीक है। और ऑफ कोर्स वर्क परमिट आपको रखना अपने हाथ में, इस तरह से वर्क परमिट रहेगा आपका। और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट 10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये मैं क्रोएशिया की बात, दूसरे कंट्री का मुझे अभी पता नहीं है, मैं क्रोएशिया 10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं और फट से आपको इस तरह से दिखा देना है, और जो पैसे मैंने बताए थे उस तरह से पैसे रखने हैं। और अगर आप मान लो कि क्रोएशिया आ रहे हो और आपको ज़गरेब भी आना है, या मतलब दूसरी सिटी नहीं जाना है, तो आप 200 यूरो कम से कम रखें, या आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा। ज़्यादा रखोगे तो आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा, कम रखोगे तो आपके नुकसान होगा, मतलब कहने का ये मतलब है। और अगर आपका कोई जान पहचान है तो अच्छी बात है। तो ज़गरेब में आके क्या हुआ कि सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन किया और पासपोर्ट में स्टाम्प मार दिया कि आपने क्रोएशिया, आप मतलब ज़गरेब में आप एंटर कर चुके हो, बस इसलिए। इसके बाद इमिग्रेशन यहाँ पास हो गया, आप जैसे बाहर आए, बाहर आने के बाद आपको सिम कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अपना लगेज पहले लेना है। लगेज लेने के बाद फिर आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपको सिम कार्ड कैरी करना है। वैसे तो वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई मिलता है यहाँ पे, बट फिर भी आप सिम कार्ड ले लें। सिम कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ़र था, जब मैं आया था तो मुझे 2 ऑफ़र मिला। पहला ऑफ़र था कि 6.5 यूरो में आपको 50 GB मिलेगा, उसमें कुछ कॉलिंग्स भी है और कुछ SMS भी है, बट आपको पास इंटरनेट रहेगा तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा जो सिम है वो 20 यूरो का था, जो सॉरी मैंने 6.5 यूरो वाला बताया वो 1 महीने का वैलिडिटी था, और जो 20 यूरो का जो सिम था वो था 120 GB और 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में। तो आपके पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप सिम कार्ड ले लें। और ये सिम ऐसा नहीं कि खाली 1 महीने बाद बंद हो जाएगा, 3 महीने बंद हो जाएगा, इसके बाद आप रिचार्ज करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही आप सिम कार्ड ले लिया, अपने रिलेशन वाले हैं या जो भी आप आने वाला है, आप उन्हें कॉल करें, इन्फॉर्म करें कि मैं इस लोकेशन में अवेलेबल हूँ। आप अगर पिक करने आ रहा है तो आप उनको इन्फॉर्म करें, आप आराम से जाएँ। दूसरी बात ये कि अगर आप ज़गरेब से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो आप देखिए कि राइट साइड में आपके जैसे निकलेंगे, आपको राइट साइड में आपको शटल बसेस अवेलेबल रहेगी, जो कि आपको ज़गरेब सिटी सेंटर वगैरह लेके जाती है। तो वहाँ से आप दूसरी अपनी बस सिटी की पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का है, अपना कॉन्फिडेंस में रहने का है, ठीक है। बस कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लें, वो अच्छा रहेगा। और आप मुझे भी जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कुछ भी आपका सवाल रहेगा रिलेटेड टू क्रोशिया, तो आप सवाल मुझसे पूछे, जो मेरे बस की होगी मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मैं भी अभी काम की शुरुआत करने वाला हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बिजी हूँ मैं, बट आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर, मेरे पास टाइम रहेगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यही था इस वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत सारे वीडियो और भी आने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में, फिर इसके बाद ट्रैवलिंग करेंगे, फिर यहाँ जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा वगैरह कैसे मिलता है। जो लोग इंडिया से या गल्फ से ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारा वीडियो आने वाले हैं, जिसमें बताऊँगा किस वेबसाइट से आप अप्लाई करें तो मौका मिले, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। तो चलिए वीडियो बने रहे, और बहुत दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।